Uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r made of same material having same thickness, यानी surface mass density same है. चलिए A3 A4 भी बताते हैं. The peripheries of the two disks touches each other. Locate the center of mass of the system taking center of large disk at origin. Peripheries touch कर रहे हैं, मतलब ऐसा है. इसका सेंटर मास है और इसका सेंटर मास है ना. इन दोनों के सेंटर मास की जो डिस्टेंस है r, वो दरअसल 3r है. दोनों का सरफेस मास डेंसिटी सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल दिया हुआ है. ओके, क्या दिया हुआ है? सेम मटेरियल दिया हुआ है. तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम टेकिंग सेंटर ऑफ लार्ज डिस्क एट ओरिजिन. ये ओरिजिन ले रहे हैं मान लो, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, उसमें क्या है, ये वाई एक्सिस मान सकते हैं. इसके मास को मैं m1 मान लेता हूँ, इसको m2 मान लेता हूँ. तो m1 हो जाएगा सिग्मा पाई 2r का होल स्क्वायर, m2 सिग्मा पाई r स्क्वायर. तो यहाँ से बताना है अपने को, तो मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर मास यहाँ कहीं है, यहाँ से डिस्टेंस मान लेता हूँ r1 है. तो ये कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, m1 r1 इक्वल टू m2 r2 और r1 प्लस r2 इक्वल टू क्या था, r था. तो हमें तो r1 चाहिए, तो r1 क्या हो जाएगा, m2 r बाई m1 प्लस m2, यानी सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू r 3r डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 5 सिग्मा पाई r स्क्वायर, यानी 3r बाई 5. तो ये आंसर है. क्या गड़बड़ हुआ? अच्छा, मास से उल्टा कर दिया यार ये तो मैंने. हाँ सही तो क्या, वो m2 है. सर स्मॉलर डिस्क बिगर डिस्क के ऊपर है और फिर वो टच हो रहा है पेरिफेरी. यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज पुट ओवर. अच्छा, तभी मैं सोचूं. चलो एक कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ये भी बन गया. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो लिख ही लो आप. बी पार्ट कर बना लेते हैं इसको, और क्या. लिख लिया, चले आगे. यस सर. तो इसका बी पार्ट कर लेते हैं. ये बड़ी डिस्क है और ये दूसरी डिस्क ऐसा है, ये सेंटर हो गए हैं. है ना. इसकी रेडियस आर है, इसकी 2r है. तो ये मान लेते हैं m2 है, ये m1 है. इन दोनों के सेंटर मास के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ, स्मॉल r. स्मॉल r है इस केस में. m1 m2 अपने को पता ही है. हमें किससे डिस्टेंस चाहिए, इससे चाहिए, इसके सेंटर से. तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ कि r1 है. तो आ गया, r अपने को पता ही है कितना आ जाएगा. देखो r1 इक्वल टू m2r बाई m1 प्लस m2 अपने को पता ही है. सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू r डिवाइड बाई 5 इंटू पाई r स्क्वायर, यानी हमारे पास में आ गया ये r बाई 5 आ गया इस केस में. ठीक है, क्लियर है. वही कॉन्सेप्ट लगा दे वापस से. मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा इसमें. तो
A3 A4 भी बताना है, ठीक है। चलिए A3 पे चलते हैं। हाँ चलो कट जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है A3। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना। ये पूरी ऐसा लेमिना दिया हुआ है, ये 2A है, ये A यानी स्क्वायर रिमूव किया हुआ है यहाँ से साइड A का। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लानर शीट एज शोन इन द फिगर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो बड़ा आसान है, आप चाहो तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके कर लो, नहीं तो ऐसा करो कि इतना पार्ट रिमूव हुआ है उसका सेंटर मास की पोजीशन देख लो, यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, ये A/2 है ना, और ये भी A/2 है। क्या करो इसमें ये ऐड कर लो, यानी ये हो गया x डैश y डैश, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a यानी 3A/2 है, और इसके कोऑर्डिनेट जो पूरी कंप्लीट डिस्क जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी ये जो प्लानर है तो x, y कितना है इसका, ये A, लगा दो कॉन्सेप्ट, XM इक्वल टू mx माइनस m डैश x डैश बाई m माइनस m डैश, सरफेस मास डेंसिटी सेम है तो m निकाल लेते हैं, तो m कितना होगा, सिग्मा 2A का होल स्क्वायर और m डैश हो जाएगा कितना, उसका साइज लेंथ A है ना, उसका साइज है, तो सिग्मा A स्क्वायर, ये आ गया, रख दो, ये कोऑर्डिनेट मैंने बताई दी आपको, x से मिल जाएगा, उसी तरह y सेम लगा दो, y सेम का फॉर्मूला भी इसी तरह से है, कर लोगे, हो जाएगा, लिखे। ये कैपिटल M क्या है, इस पूरे स्क्वायर है, जिसका साइड लेंथ 2 है, उसका मास है, उसका सेंटर मास यहाँ है ही इस जगह पर, और जो रिमूव हुआ पार्ट उसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्लियर है ना भाई? अरे भाई जिसने पूछा उसको क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A4। A4 में क्या कह रहा देखो, ये x एक्सिस है, ये कह रहा है कि 5 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown in the figure. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L by 5. Find the x coordinate of the center of mass relative to the origin. तो देखो यहाँ इसको L by 5 यहाँ शिफ्ट किया, फिर इसको भी L by 5 शिफ्ट किया, लेकिन वापस से ये ऐसा दिया है, यानी 1 2 3 और 4, 2 और 4 एक ही उस पर है, एक ही लाइन में, और फिर उसके बाद ये, अरे और 1 और 5 एक लाइन में,
ठीक है ना। तो L/5 शिफ्ट किया तो देखो इसका सेंटर मास अपने को कितनी डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से L/2 पर है, इसका सेंटर मास कितनी डिस्टेंस पर है, L/2 प्लस L/5 पर है, इसका सेंटर मास कहाँ होगा, L/2 प्लस 2L/5 पर है, और उसके बाद 1 और 4 नहीं, हाँ सॉरी 1 और 5 सेम पर है ना, 1 और 5 सेम पर है, और 2 और 4 सेम पर है। सेंटर मास एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, तो रख दो, सबका मास सेम है ही, तो m x1 m x2 m x3 m x4 m x5 डिवाइड बाई 5m। चलो रखते हैं, m तो कट गया, xcm, तो m1 कितना है L/2, तो इसका और 5 का सेम उस पर है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना 2 से, यानी ये दोनों साथ में हो गए, फिर ये दोनों साथ में है, तो कितना है दोनों का साथ में, 2 का, तो L/2 प्लस L/5 इंटू 2 प्लस x/3 कितने पर है, L/2 प्लस 2L/5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो देख लो कितना आ रहा है, L/2 को नहीं, ये हो गया L प्लस 2L/5 प्लस L/2 प्लस 2L/5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, चलो गुड, तो आ जाएगा वो। फिर है हमारे पास में A8, लिख लीजिए इसको, अब A8 को आप वैसे ही कर सकते हो, ऐसा कि कंप्लीट है, और इसमें से हमने क्या किया, यही तो सब्ट्रैक्ट किया ना इस वाले को, और ये इक्वल ये बन रहा है, इसकी जो रेडियस है वो R1 है, ये R2 है, तो यहाँ देखो ये ओरिजिन है, तो ये वाई एक्सिस है, सेंटर मास इसी लाइन पे लाई करेगा, तो यहाँ से इसका सेंटर मास कितनी डिस्टेंस पर है, 4r, यानी 4r2/3 और इसका सेंटर मास कितनी डिस्टेंस पर है, 4r1/3, तो y से m लगा देंगे इसमें, तो हो जाएगा my माइनस m डैश y डैश बाई m माइनस m डैश लगा देते हैं, ये हमारे पास में y आई गया, ये हमारे पास में y डैश है, बस m निकालना है, m क्या हो जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी इसका सेम ही है ना, कांस्टेंट है, तो सिग्मा हो जाएगा πr2 का होल स्क्वायर, है ना, बाई 2 कर देंगे, और m डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा πr1 का होल स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, y और y डैश सब दे रखा है, y से मिल जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको।
लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा कराना है नेक्स्ट। बी में है क्या? B4 है, B4 कराना है। B4, B3, B5 अच्छे, B6 तक कराना है, B3 से हो B। गया सर। ठीक है। लिख लिया है? हो गया ना? नेक्स्ट है B3। Projectile is fired from a gun at an angle of 45 with the horizontal. ये 45 डिग्री एंगल है, इसको थीटा मान लिया। इसका स्पीड u दिया हुआ है यहाँ। At the highest point in its flight, the projectile explodes into two fragments of equal mass. One fragment comes at rest just after explosion. ये ऐसे जा रहा है, इसका मास m है, यहाँ जाके इसका एक्सप्लोजन हो रहा है। तो यहाँ हमें मालूम है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, और इसका एक्सप्लोजन हो रहा है। उस एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है, एक मास तो रुक जाता है, तो ऐसे गिरेगा ना, वेलोसिटी इसकी तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन मान लेते हैं v। तो ये अगर यहाँ जाता है मान लो किसी इंस्टेंट पर, तो ये इस तरह से जाएगा कि सिस्टम का सेंटर मास कहाँ रहे, यहाँ। मैंने पहले बोला था सिस्टम का सेंटर मास जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी में जाता रहेगा, जिस पाथ में जा रहा है उसी में जाता रहेगा। ये अगर यहाँ पहुँचेगा तो डेफिनेटली इसको यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। हरिवासन में ना ऐसे, तो मोमेंटम कंजो करवा देंगे तो इसका मास कितना हो गया, क्योंकि इक्वल फ्रेगमेंट्स में, तो m/2, इसका भी m/2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, m u cos थीटा इक्वल टू 0 प्लस m/2v। फिर कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा, वन फ्रेगमेंट कम्स एट रेस्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन, हाउ फार फ्रॉम द गन डज द अदर फ्रेगमेंट लैंड। कोई बात नहीं, बताते हैं अभी। यानी ये पूछ रहा है कि ये कहाँ जाके गिरेगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि x0 है, तो आ ही जाएगा। वैसे भी दोनों का मास सेम है, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखो ये r/2 होगा, तो डेफिनेटली इसको भी r/2 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो x0 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, x0 की वैल्यू आएगी 3r/2। अब आप कहेंगे r क्या है, r ये है, तो u कितना है, तो 20 का होल स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, और ये 10, तो कितना आ गया 400 का, यानी 40 रख दो वहाँ। तो x0 कितना आ गया, तो 3/2 इंटू 40, तो 20 कितना आ गया, 60 मीटर आ रहा है आंसर। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया, 60 मीटर आ गया। फिर क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स स्पीड जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, यानी वी भी बताओ कि क्या होगा। रख दो नहीं, m से तो m चला गया, कितना आ गया, तो 2, u कितना है 20, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये v आ गया, यानी v इक्वल टू कितना आ गया, 20√2 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर भी आ गया, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। लिख लीजिए।
हो गया सर। अब यहाँ देखो B4 में क्या हो रहा है, मर्क्यूरी थर्मामीटर अपने को दिया हुआ है, वो भी ग्रेविटी फ्री, यानी कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब जब कोई फोर्स नहीं तो सिस्टम का सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? हाँ, नहीं होगा जब कोई हाँ। एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो सिस्टम के सेंटर मास का सिस्टम का सेंटर मास मान लो अगर यहाँ है, तो मर्क्यूरी अगर ऊपर चढ़ता भी है मान लो, तो मर्क्यूरी अगर चढ़ेगा, है ना, तो मर्क्यूरी इस लाइन के अलोंग अगर चढ़ता भी है तो ये जो ट्यूब है ना वो नीचे मुंह कर जाएगी, लेकिन सिस्टम का सेंटर मास में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि there is no external force on the system। यही आंसर है B5। क्लियर है भाई? हाँ सर। B5। Two men A and B are standing on opposite ends। दो आदमी दिए हुए हैं, एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है। Two men A and B are standing on opposite ends of 6-meter long platform, which is further kept on a smooth floor। Okay, यानी ये जो फ्लोर यहाँ दिया है ये स्मूथ है। They starts moving towards each other and finally meet at the midpoint of platform। इसका मतलब प्लेटफॉर्म के मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये कितना चलेगा इसके रेस्पेक्ट में? 3 मीटर चलेगा। ये कितना चलेगा इसके रेस्पेक्ट में? 3 मीटर चलेगा। तो मैंने मान लिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर x चलता है, मान लेते हैं, मानने में क्या अर्ज है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म इफ मास A कितना है 40 kg, B कितना है 60 kg, प्लेटफॉर्म कितना है 50 kg। तो मैंने मान लिया डेल्टा एक्स पी इक्वल टू एक्स ए, और डेल्टा एक्स ए पी कितना है +3 है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा एक्स पी, यानी डेल्टा एक्स ए माइनस एक्स। तो डेल्टा एक्स ए क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाना है, तो 3 + x आ गया। ठीक है, लिख लो पहले इसको। उसी तरह से आप यहाँ देखो डेल्टा एक्स बी पी क्या लिखोगे -3, क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट गया है, तो जाएगा डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स पी। तो -3 इक्वल टू डेल्टा एक्स बी माइनस एक्स, तो डेल्टा एक्स बी इक्वल टू आ गया x -3। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स सी एम इक्वल टू एम ए डेल्टा एक्स ए, एम बी डेल्टा एक्स बी, एम सी डेल्टा एक्स सी डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, और ये इक्वल टू क्या है यहाँ 0 है। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर सब कुछ रुका हुआ था और सडनली ये चलने लगे, तो एक्सटर्नल फोर्स तो आई नहीं, क्योंकि वैसे भी स्मूथ सरफेस पर है, तो ये तो आएगा हमारे पास। तो 40 इंटू क्या लिखेंगे x +3 प्लस 60 इंटू x -3 प्लस 50 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया 150। तो 0 इक्वल टू ये हो गया 4x + 12, 10 से भी डिवाइड कर दिया मैंने, प्लस 6x - 18 प्लस 5x। तो ये मिला के कितना हो गया 6। तो 6 इक्वल टू ये मिला के कितना हो रहा 15x। तो कितना आ गया 2/5 मीटर आना चाहिए, यानी कितना आ गया 0.4 मीटर, यानी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो माना उसी डायरेक्शन में है, यानी इसका वाला राइट साइड में ये 0.4 शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर।
लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारे पास में B6। लिख लिया? 1 मिनट। सर हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में B6। ये बलून है, ये रोप है, ये आदमी यहाँ है, क्या कह रहा है? इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। A man of mass capital M hanging with a light rope which is connected with a balloon of mass m. The system is at rest and equilibrium in air. इसका मतलब क्यों इक्विलिब्रियम पर है? क्योंकि डाउनवर्ड यहाँ क्या लग रहा होगा, अगर इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास मानूं तो डाउनवर्ड यहाँ क्या लग रहा है? m प्लस m इंटू जी। इसका मतलब यहाँ एक फोर्स होता है बॉइंट फोर्स, वो लग रहा है, वही क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है ना। तो B इक्वल टू क्या है यहाँ? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये बैलेंस कर गया। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास यहाँ रेस्ट पर है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है सिस्टम के ऊपर? 0 है, तो सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ कहीं होगा सिस्टम का सेंटर मास, तो वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। आगे क्या कह रहा है? द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम इन एयर व्हेन राइजेस अ डिस्टेंस h विद रिस्पेक्ट टू बलून, यानी बलून के रिस्पेक्ट में, यानी डेल्टा y मैन विद रिस्पेक्ट टू बलून कितना है? h है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलो आगे करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस रेस्ड बाय द मैन, यानी इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला। फिर द डिस्टेंस डिसेंडेड बाय द, वो भी चाहिए। तो ये जब ऊपर जाएगा तो सीधा सा लॉजिक है कि जब आदमी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, सिस्टम का सेंटर मास को यहाँ रुकना है, तो इसका मतलब बलून को नीचे आना ही पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हमने एक क्वेश्चन भी किया था, दो मासेस थे, एक को सेंटर मास की तरफ शिफ्ट किया, तो सेंटर मास को अगर वहीं रुकना है तो दूसरे मास को भी सेंटर मास की तरफ ही शिफ्ट किया था हम लोगों ने। वो आ गया, आ भी गया था ऑटोमेटिकली, यहाँ भी आ जाएगा अगर आप करो तो बेसिक पे जाके। लेकिन लॉजिक तो यही कह रहा है कि अगर मैन ऊपर जाएगा तो बलून को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के सेंटर मास को रोका रहना है। आप चाहो तो यहाँ से समझ लो, एम R1 इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M R2। जब ये कह रहा है कि R2 डिक्रीज हो रहा है तो R1 को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। भाई समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब मैंने मान लिया, अगर बलून नीचे की तरफ y आया तो सीधी सी बात है कि ये जो थ्रेड है ये एंड है, यानी ये एंड नीचे y आया होगा तो ये एंड भी तो नीचे y आया होगा। इसका मतलब रोप भी तो नीचे y आई होगी, और इस रोप के रेस्पेक्ट में ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा y m b जो कि बलून है इक्वल टू डेल्टा y m माइनस डेल्टा y b। तो कितना ऊपर गया? h। डेल्टा y m ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, माइनस वो किधर आ रहा है? नीचे, तो माइनस y।
तो हमारे पास आ गया डेल्टा वाई एम इक्वल टू एच माइनस वाई। फॉर्मूला है डेल्टा वाई सी एम जो कि 0 है, ये हो जाएगा मैन इंटू डेल्टा वाई एम प्लस एम बलून डेल्टा वाई बी डिवाइडेड बाई एम एम प्लस एम बी। तो 0 इक्वल टू एम एम मैन का मास कैपिटल एम डेल्टा वाई एम एच माइनस वाई प्लस स्मॉल एम डेल्टा वाई बी एच डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, यानी वाई इक्वल टू आ गया एम एच बाई एम प्लस स्मॉल एम। ये तो बलून का है, बलून नीचे कितना आया, उल्टा कर दिया क्या मैंने, उल्टा तो कर दिया मैंने क्योंकि आदमी का है ना, ये तो आदमी का है, इसका तो मार्क उल्टा कर दिया मैंने। स्मॉल एम तो बलून का जाएगा ना। रुको यार, क्या कर रहा हूँ मैं। बलून का कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, नीचे आ रहा था। बलून का तो ये था ना, वो तो लिखा ना मैंने बलून का। तो बलून का ये डेल्टा वाई बी इक्वल टू ये लिया ना, ये वाला माइनस वाई लिखूंगा ना मैं। तो 0 इक्वल टू स्मॉल एम और ये जाएगा माइनस वाई प्लस ये कितना है एम कैपिटल एम, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका कितना आ रहा है एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, यानी y इक्वल टू आ गया एम एच बाई एम प्लस एम। ये आंसर आना चाहिए। तो बलून नीचे की तरफ कितना गया कैपिटल एम एच बाई एम प्लस एम, इसको यहाँ रख दो तो इसका आ जाएगा, ये कितना आ जाता है एम एच बाई एम प्लस एम आ जाएगा। तो मैन कितना गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये गया, और बलून कितना आया, ये आया नीचे की तरफ। ठीक है, लिख लो। लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास में D2। ये हो गया क्या सारे C1 वाले, ये किया ही नहीं C1। Two masses M1 M2 connected by a spring of a spring constant K. तो ये M1 है, ये M2 है और ये K है।
are placed on a smooth horizontal surface. Initially, the spring is stretched through a distance d when the system is released. Stretch किया गया distance d से, मतलब ये हुआ कि इसको हमने stretch करके यहाँ ले गए, यानी ये ऐसी सिचुएशन हो गई। ये m1 है, ये m2 है। इसका मतलब है ये मान लो x2 इधर आया और ये मान लो x1 उधर गया, लेकिन यह x1 प्लस x2 अपने को d दिया हुआ है। अब आप देखो कि जैसे हम रिलीज करेंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है, स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल फोर्स है। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास यहाँ रेस्ट पर है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, मैंने मान लिया कि L2 है और ये डिस्टेंस जो है L1 है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है M1 L1 इक्वल टू M2 L2 और बाद में M1 L1 प्लस X1 इक्वल टू M2 L2 प्लस X2। आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट कट जा रहा है, यानी M1 X1 इक्वल टू M2 X2 और X1 प्लस X2 ये दे रखा है। क्या कह रहा क्वेश्चन में ये, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू masses when spring is compressed by distance d। ये बना लो पहले। बताइए। हाँ, क्या 2D? ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखते हैं। x1 प्लस x2 2D क्यों होगा? स्प्रिंग में एक्सटेंशन स्ट्रेच क्या है, वो d क्या ना उसने बोल रहा है ना। इनिशियली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस d। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया ना d। कंप्रेशन तो बाद में मानूंगा, अभी कंप्रेशन कैसे मान लूंगा मैं? अभी तो कंप्रेशन की बात तो अब करूंगा मैं। लिख लिया? Yes, sir. अब ये कंप्रेस होंगे तो कहाँ होंगे, कंप्रेस कैसे होंगे देखो, यानी ये ब्लॉक यहाँ कहीं आएगा, ये ब्लॉक भी यहाँ कहीं होगा। सीधी सी बात है कि जितना ये इधर है ना उतना ही ये इधर आएगा, आई बात समझ, और उतना ही ये सॉरी x1 इधर कंप्रेस होगा, तभी तो ये m1 x1 इक्वल टू m2 x2 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वापस से। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कितना चला ये ब्लॉक, ये चला 2x2, तो ये ब्लॉक कितना चला यहाँ से यहाँ तक 2x1 और x1 x2 यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो x1 कितना होगा यहाँ, x1 होगा m2d बाई m1 प्लस m2 और x2 कितना होगा 2m1 क्यों आएगा यार, m1d बाई m1 प्लस m2, ये चल रहा है, डबल कर दो आ जाएगा। ओके, लिख लो इसको।
लिख लिया? लिख लिया सर। नेक्स्ट कौन सा बताना है? C7 ही बताना है। C6 C7 दोनों बताना है। A boy of mass 60 kg is standing on a platform of mass 40 kg. A boy of mass 60 kg is standing on a platform of mass 40 kg placed over a smooth horizontal surface. He throws a stone of mass 1 kg with velocity at an angle 45 with respect to the ground. Find the displacement of the platform on the horizontal surface when the stone lands on the ground. चलो भाई, ऐसा दिया भाई, ये ग्राउंड है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पर ये खड़ा हुआ है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल को थ्रो करता है, किधर? 45 पे, यानी बॉल जो जा रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रही है। इसकी वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड है, v 45 एंगल है, इसका ये कंपोनेंट होगा v cos 45, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है मुझे, क्योंकि जैसे इसको v cos 45 मिलेगा तुरंत बाद इसको भी वेलोसिटी मिलेगी, मान लेते हैं v डैश। तो अभी पूरा सिस्टम और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना हर्ष? हाँ सर। तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, ये बॉल को यहाँ से थ्रो कर रहा है, तो ये वेलोसिटी इसका दिया हुआ है, इसका ओरिजिनल कंपोनेंट है, क्योंकि ये 45 पे तो ओरिजिनल कंपोनेंट हो जाएगा v cos 45। तो अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि जैसे बॉल के इधर जाएंगे तो प्लेटफॉर्म को प्लस मैन को वेलोसिटी v डैश मिलेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पर इनिशियल में, तो मोमेंटम कमजोर रहेगा। तो बॉल जब यहाँ से जाएगी तो प्लेटफॉर्म किधर जा रहा है, देखो यहाँ से, तो बॉल ऐसे जाके जब यहाँ लैंड हो रही होगी
तो प्लेटफॉर्म यहाँ कहीं होगा, तो ये कितना चला देखो, वी डैश इंटू कैपिटल टी ना, चलेगा नहीं चलेगा, ये पूछ रहा हो, है ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो टी अपने को मालूम ही है, टी क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी ना, तो t इक्वल टू 2u, u कितना है इसका 10 है, और ये 1/√2 बाई 10, यानी t कितना आ गया √2 सेकंड। और v डैश क्या होगा, पहले वो भी निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे, कहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था, 0 ही था, बाद में इसका प्लेटफॉर्म का मास कितना है 40 kg, तो 40 इंटू वी डैश प्लस 60 इंटू वी कॉस 45, तो यानी 40 वी डैश इक्वल टू 60 इंटू 10 इंटू 1/√2, रख दो यहाँ, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो d इक्वल टू वी डैश वहाँ से निकालें, कितना रहा देखो 600/2 इंटू 40 इंटू टी, और ये सॉरी ये √2 होगा नहीं तो इंटू √2, कितना आ गया, यानी 15 मीटर आ रहा आंसर। हाँ कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा मास उल्टा कर दिया यार, 100 वो एक मास उल्टा कर रखा है यहाँ, तो ये कितना है, ये 60 है, ये 40 है, तो ये 40 ये 60, कितना हो जाएगा ऊपर 400, ठीक है ना, √2, ये कितना हो जाएगा 60, अरे हाँ यार सही तो कह रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने तो क्या कह रहा भाई, बॉय ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग और प्लेटफॉर्म मास 40, दोनों का मिला के 100 हो जाएगा ना, और इसका तो 1 ही है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो 1 है, ये 100 है, क्या नींद आई क्या हो गया भाई, तो कितना हो गया वी डैश इक्वल टू 10/100, और ये 1/√2, तो d इक्वल टू वी डैश कितना है, तो 10/100√2 इंटू √2, कितना हो गया, यानी हो गया 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, ऐसे करना था, बात समझ में आ गई ना, क्योंकि 60 हाँ kg है, ये 40 kg है, तो इन दोनों का मास तो एक साथ ही काउंट करेंगे, चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट इज C7। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग ये इसका लास्ट उसमें मतलब ऑलरेडी वो स्टोन लग गया, वो मोमेंट में जाके सेंटर सेम मान के कर सकते हैं M1R1 इक्वल्स टू M2R2 से। हाँ कर सकते हैं ना, ओके कर सकते हैं, वह आ जाएगा ना, क्योंकि इसका R निकाल लो स्टोन का, फिर M1R1 इक्वल टू M2R2 लगा दो, ठीक है ना, आ जाएगा उससे भी। एक मिनट रुकिए।
ये अपने को ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से मूव कर रहा है, इसका मास m है, ये v स्पीड से जा रहा है, ठीक है। Small block of mass m moving with speed v on a smooth horizontal part of bigger block of mass capital M, और इसको वेलोसिटी यहाँ दिया इसने v। तो ये जब तक यहाँ आएगा तब तक ये बिगर ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, मालूम है। ये जैसे यहाँ पहुंचेगा उसके बाद ही बिगर ब्लॉक मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर चलने लगेगा ये, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा ना, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है क्या करेगा, इसको पुश करेगा, तो ये भी क्या करेगा, अभी मूव करने लगेगा, और ये इसके ऊपर ऐसे राइज करने लगेगा यहाँ। Find the speed of the bigger block when the smaller block reaches the point A of the surface। यानी मतलब ये है कि ये जाता जाएगा तो इसको पुश करता जाएगा। तो मान लो किस इंस्टेंट की ये बात कर रहा है, तो ये वहां जाके ये ब्लॉक यहाँ चला जाता है। तो यहाँ ये मैक्सिमम हाइट हो गया एक तरह से इसकी, यहाँ इसकी स्पीड हो जाती है मान लो दोनों की v डैश। तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, और इसको नेगेटिव ले लो, तो क्या हो जाएगा, एम वी प्लस बिगर ब्लॉक का तो जीरो था, बाद में दोनों साथ में तो जा रहे हैं, तो इसका मास एम, इसका कैपिटल एम है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी डैश, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो एम वी बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आंसर है। ये भी हो गया। लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। एक सेकंड। अच्छा, और कौन कौन से क्वेश्चन थे? ई में भी था क्या? सेक्शन ई में भी? सेक्शन ई में भी नहीं था क्या? सेक्शन ई में नहीं था। एफ में था क्या? क्योंकि वो चैट तो चला गया जो भी भेजा था आपने। E4 था। चलो बताते। हो गया सर, लिख के। बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h1। एक बॉल को h1 हाइट से रिलीज कर रहे हैं। एंड देन रिबाउंड्स टू हाइट h2। तो वहां से बॉल आएगी, तो टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 होगी, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 होगी, और ये कहाँ तक जा रहा है, h2 हाइट तक जा रहा है, यानी यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो ग्राउंड है, तो यानी v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e v1 ना, ठीक है ना? मेरी ख्याल से बात समझ में आ गई। इम्पल्सिव इम्पैक्ट फोर्स बताना है तो हो जाएगा। इसको इम्पल्स फोर्स किधर लगेगा, एल ऊपर की तरफ लगेगा,
तो n डेल्टा t इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो mv2 माइनस इनिशियल mv1, तो ये आ गया हमारे पास में। तो mv2 प्लस mv1 बाई डेल्टा टी, इसका मास दे रखा है 100 ग्राम में, 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 v2, v2 क्या हो जाएगा यहाँ √2gh2, v1 क्या होगा √2gh1 रख दो, तो √2gh1 प्लस √2gh2 बाई डेल्टा टी, सॉल्व कर लो, यही आंसर है। H1 H2 आपको गिवन ही है, ओके कर लो, आ जाएगा आंसर। E3 भी बताना है। चलो करते हैं। ठीक है, लिख लिया? सर 1 मिनट। लिख लिया ना? चलिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास में E3। During a heavy rain, hailstones of average size and diameter fall with an average speed. Suppose this hailstone strike every square meter of roof perpendicularly in 1 second. ठीक है, every square meter of this one. इसका मतलब हुआ n equal to 2000 into 100, ठीक है, क्योंकि पर स्क्वायर में वो 2000 है, तो 100 में कितने होंगे, इतने हो जाएंगे। और ये क्या हो गया, डू नॉट रिबाउंड, यानी अगर मान लो ये, तो मैं पहले एक की बात कर लेता हूँ, ये अगर v स्पीड से आ रहा है तो मैं क्या बताना है, एवरेज फोर्स बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर इन 1 सेकंड अज्यूम दैट द हेलस्टोन डू नॉट रिबाउंड, इसका मतलब यहाँ चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम क्या है इसका 0, इनिशियल क्या है mv, इसका मॉड ले लेंगे और इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। n क्या है, n है in 1 second. Suppose 2000 hailstones strike every square meter of 100 meter square roof perpendicular in 1 second, यानी नंबर ऑफ hailstones पर सेकंड आ गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन एवरेज फोर्स आ गया। तो F एवरेज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू m, कितना है भाई, m कितना नहीं मालूम, निकालेंगे, लेकिन v मालूम है कितना है 200, तो m क्या लिखेंगे, रो 4/3, डायमीटर दिया तो d/2 टू पावर 3, तो सॉरी पाई भी तो आएगा ना, तो 4π/3 रो d/8
और रो क्या होता है इसका, वाटर का, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा हेल स्टोन का 900 दिया हुआ, सॉरी, तो रख दो इसमें, एम की वैल्यू मिलेगी, रो मिली गया, इस रो को इसमें रखो और इसको यहाँ रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए इससे करना है ये। ये भी हो गया। एफ में कौन सा बता रहे थे आप? नहीं नहीं भाई, ये कह रहे हैं कि हेल स्टोन गिर रहे हैं, तो हेल स्टोन तो ऐसे आके गिर रहे होंगे ना सब, ऐसे टोटल हेल स्टोन कितने हैं, 2000 इंटू 100, क्योंकि पर 1 मीटर स्क्वायर में 2000 गिर रहे हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितने गिरेंगे, 2000 इंटू 100, ये जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन एक भी रिबाउंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दी मैंने, तो पहले डेल्टा पी निकाल लिया, लेकिन ये एन क्या है, पर सेकंड है दरअसल, ये दिया हुआ है, तो पर सेकंड है, तो एन हेल स्टोन्स पर सेकंड को डेल्टा पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फोर्स आ गया ना, क्यों, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स ना, समझ में आया, वही क्या तो ऐसे करना था। अब कौन सा बताना है, F2 और एग्जाम्पल 36, ठीक है, चलो भाई F2 करते हैं, लिख लिया है। लिख लिया क्या, लिख लिया सर। F2 two balls shown in figure are identical, ball A moving towards right with speed v and the second ball is at rest. Assume all collisions to be elastic, show that the speeds of the balls remain unchanged after all the collisions have taken place. तो बेटा बताया तो था, ये बॉल है, आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है, ये आ रहा है v स्पीड से, तो क्या होगा भाई, ये बॉल है, अरे भाई इलास्टिक कॉलिजन है, तो ये बॉल रुक जाएगा नहीं यहाँ, पहले ये रेस्ट पर था, बॉल ए रेस्ट पर था, ये कितने से मूव करेगा, इधर वी से मूव करेगा ना, इलास्टिक कॉलिजन है, तो ये वी से जब टकराएगा तो वापस वी से तो रिबाउंड होके वापस आएगा, स्पीड थोड़ी चेंज होगी, उसके बाद ये आएगा है ना, टकरा के जब आएगा तो यहाँ जब पहुंचेगा तो क्या होगा, इसको वी स्पीड दे देगा ना, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, दोनों का मास सेम है, और ये वापस क्या करेगा, रेस्ट पर आ जाएगा, ये प्रूव हो गया, और क्या, इतना ही था, ये तो पढ़ा रखा मैंने, आपको कुछ करना नहीं था इसमें, क्लियर है भाई। F3 बताना है, चलो लिखो जल्दी से, F3 भी करते हैं, सोच के याद आ रहा है बच्चों को, F3 करते हैं भाई। लिख लिया, लिख लिया। नेक्स्ट है F3, ball of mass m moving at speed v makes head on collision with an identical ball at rest, ठीक है,
आइडेंटिकल बॉल है, ये बॉल है क्या, ये बॉल भी है, दूसरी है, ये आ रहा है, इसका मास m है, इसका मास m है, ये v स्पीड से आ रहा है। बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v makes a head on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the balls after the collision is 3/4 of the original। क्या यार, ये क्वेश्चन बताया हुआ है मैंने, शॉर्ट क्वेश्चन। कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो mv प्लस 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पर ही था, ये 1 बॉल है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है ना, इक्वल टू mv1 प्लस mv2, यानी v इक्वल टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1, और e इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, v2 नहीं मालूम, हिल लेना, हाँ वही, u1 कितना है, v, ये कितना है 0, कर लोगे, सेम वैल्यूज है, सब है, फिर भी पूछा है, क्या करना है, पैसा भी तो वसूल करना है बच्चों को, पढ़ाई नहीं करना है, पैसा वसूल करना है, सर से पैसा वसूल करना है, ठीक है। तो बता देता हूँ फिर भी फाइनली क्या करें। तो कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन इज 3/4 ऑफ, यानी मतलब ये हुआ हाफ m v1 का होल स्क्वायर, हाफ m v2 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना बोल रहा है, 3/4 1/2 mv स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से v1 v2 निकाल के इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आ जाता आंसर, ठीक है। पैसा वसूल नहीं करना है, पढ़ाई करना है, लिखो जल्दी। ठीक है ना, नेक्स्ट है F3, तो हो ही गया, G1, चलो भाई G1 भी कर लेते हैं। रॉकेट ऑफ मास m इक्वल टू 60 kg, सॉरी क्या ही बोलता रहता हूँ, ये ऐसा है, और रॉकेट ऑफ मास, रॉकेट का मास 20 kg, फ्यूल का मास 180 kg, यूनिफॉर्म एग्जस्ट वेलोसिटी जो कि नीचे की तरफ होगी VR, वो कितना है 1.6 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1600 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इनिशियली टोटल मास कितना है यहाँ 200 kg। अब आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल सो दैट रॉकेट में राइज फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ग्राउंड है, तो मिनिमम फ्यूल क्या, तो हमारे पास देखो कॉन्सेप्ट क्या है, F वेक्टर इक्वल टू m dv वेक्टर बाई dt माइनस v रिलेटिव वेक्टर dm बाई dt, है ना। तो ये प्लस ये माइनस dm बाई dt होगा, ऐसा
तो यहाँ देखो कि जस्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एक तरह से, है ना। ए फैक्टर डाउनवर्ड कितना लग रहा है, इस पूरा का इसी इंस्टेंट की पूछ रहा है, तो ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी, है ना। तो इसने कैलकुलेट द मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी डीएम बाई डी टी पूछ रहा है वो। तो मिनिमम यानी जस्ट ये 0 हो जाए, हो जाएगा माइनस एम प्लस एम इंटू जी जे कैप, है ना, इक्वल टू, इसको क्या है कहेंगे, रिलेटिव है, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस वी रिलेटिव जे कैप, और ये माइनस डीएम बाई डी टी। तो माइनस डीएम बाई डी टी कितना आ गया, तो आ जाएगा वी रिलेटिव बाई एम प्लस एम इंटू जी। वी रिलेटिव कितना दिया है, कितना दिया है, उल्टा कर दिया क्या, अच्छा उल्टा कर दिया। तो m प्लस एम इंटू जी बाई वी रिलेटिव, ये आंसर आ गया एक तो कि कितना है 200 इंटू 10 बाई 1600। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। नहीं आ रहा है, कितना हो गया देखो 20, यानी 5/4, यानी 1.25 kg पर सेकंड, ये आंसर आना चाहिए। पहला आंसर तो ये आ गया, लिख लो इसको। आगे क्या कह रहा वो, मैक्सिमम वेलोसिटी, also calculate the maximum vertical speed gained by the rocket, where the rate of consumption of the fuel दिया हुआ है, एक जगह 2 kg पर सेकंड दिया है, दूसरे में 20 kg पर सेकंड दिया है। चलो करते हैं, ये लिख लो पहले, ये बताता हूँ। लिख लिया, ये लिख लिया क्या, क्या हो गया भाई, सो गए हो क्या तुम लोग? लिख लिया सर। अब आगे क्या कह रहा है देखो, ये फॉर्मूला है, पहले तो इसने अपने को क्या दिया हुआ देखो, ए पार्ट में इसने अपने को माइनस डीएम बाई डी टी इक्वल टू म्यू दिया हुआ है, जो कि म्यू की वैल्यू कितना है इसमें 2 kg पर सेकंड है। तो पहले तो क्या करेंगे, माइनस डीएम बाई डी टी म्यू डी टी, इसको इंडिकेट करेंगे पूरा फ्यूल। तो आप देखो पहले टोटल कितना आता है 200, कितना रह जाएगा 20 रह जाएगा ना, क्योंकि 180 तो
180 kg तो फ्यूल ही था, वो खत्म होगा तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट पर। और ये 0 से t होगा तो कितना आ जाएगा, -20 - 200 इक्वल टू म्यू इंटू टी, यानी 180 बाई म्यू यानी टी, यानी कितने टाइम बाद हो रहा है टी, यानी 90 सेकंड के बाद हो रहा है। कितने 90 सेकंड के बाद। हमें क्या बताना, मैक्सिमम वेलोसिटी बताना। चलो करते हैं। किस इंस्टेंट पे जाएंगे तो ये क्या होगा, लेकिन -mg जे कैप नीचे की तरफ होगा, ये m, ये इसका एक्सेलरेशन dv/dt, ये भी नीचे की तरफ है, तो -v रिलेटिव जे कैप, और ये क्या है, ये हमारे पास माइनस, ये तो म्यू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना। तो क्या करें, m तो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि m, अच्छा इसमें ये भी है कि इनिशियली क्या था, देखो ये m0 है और ये क्या है, m है। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m - m0 इक्वल टू म्यू टी, है ना, ये माइनस था यहाँ, तो m इक्वल टू आ जाएगा ये m0 माइनस म्यू टी। तो टाइम अपने को दे रखा है, या ऐसा करते नहीं तो टाइम को कैसे हटाएंगे, नहीं तो फिर चलो एक काम करते हैं ना, ये हमारे पास में ना, तो ऐसा करते हैं dt को m से डिवाइड कर देते हैं, -g/dt, जे कैप को हटा देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ भी जे कैप आ रहा है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा m dv/dt माइनस, ये हो जाएगा प्लस v रिलेटिव, और ये जाएगा dm/m। ये बेस्ट रहेगा, इसको इंडिकेट कर देंगे 0 से t, जहाँ t कितना रहा हमारा 90 डिग्री, ये तो हो जाएगा -gt इक्वल टू, और dt हमारा यहाँ चला गया था, सॉरी ये तो चला ही गया था ना यहाँ से, तो dt तो कितना हो जाएगा, इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो 0 टू v, तो v आ जाएगा प्लस v रिलेटिव, ये हो जाएगा ln का मतलब m/m0 हो जाएगा, ये तो ठीक है ना। तो लिख लो इसको, फिर आगे का बताता हूँ। आपको याद होगा कि जब मास सिस्टम से बाहर जा रहा होता है तो ये इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। लिख लिया? हाँ सर। तो यहाँ रख दो, देखो तो
जी और टी कितना है, क्योंकि अपने को तो वैल्यू चाहिए। तो जी जो है हमारे पास में कितनी वैल्यू है जी? मतलब जनरल फॉर्मूला ये है ना, देखो मैं रखता हूँ यहाँ, आ जाएगा। मुझे इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास आएगा माइनस जी टी इक्वल टू वी प्लस वी रिलेटिव एल एन। ये m बाई एम नॉट है ना। तो यहाँ से पहले तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, या माइनस ले लूँ मैं। ये दरअसल एम नॉट बाई एम हो जाएगा, यानी v इक्वल टू आ गया v रिलेटिव एल एन एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। ये आ रहा हमारे पास में। अब आप देखो इस केस में जी टी मतलब जी टी नॉट मान लेते हैं, चलो ये टी नॉट है। तो यहाँ इसने जो दिया ना एम बाई म्यू ये सब, तो वो सब आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ एम नॉट क्या हमारे लिए 200 kg है और एम क्या हमारे लिए यहाँ ये 20 kg है। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1600 है ना, 1600। और ये एल एन क्या मिलेगा अपने को 10 माइनस 10 इंटू 90। ये आंसर है हमारे लिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1600 एल एन 10 माइनस 900। नहीं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वैल्यू। एल एन 10 की वैल्यू क्या होती है, कुछ याद है? गिवन 2.30 ठीक है ना। तो 1600 इंटू 2.3 माइनस 900। अब यहाँ देखो कैलकुलेट करके इसको। तो 2780 मीटर पर सेकंड, यानी 2.78 किलोमीटर पर सेकंड। तो राउंड ऑफ करोगे तो 2.8 हो जाएगा वो। क्लियर है भाई सबको? मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। भाई क्लियर है? हाँ सर। तो मैं क्या बता रहा था लास्ट क्लास में आपको, किसके बारे में बात हुई थी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एग्जाम्पल 36 में, चलो बताता हूँ। चलिए A cart loaded sand moves along horizontal floor due to constant force, यानी ऐसा है। और यहाँ नीचे ऐसे होल बना रखा है।
रॉकी सुटला, रॉकी घरात आला. कुछ म्यूट ही नहीं हुआ है क्या? तो सैंड इसमें भरा हुआ है और एक कांस्टेंट फोर्स है. तो सैंड क्या हो रहा है यहाँ? दरअसल सैंड ऐसे नीचे आ रहे हैं, यानी कार्ट के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड वर्टिकल आ रहा है. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ? अ कार्ट loaded with sand moves along horizontal floor due to a constant force F coinciding in direction with the cart's velocity vector. In the process, sand spills through a hole in the bottom with a constant rate. यानी इसका मतलब माइनस dm/dt, क्योंकि सिस्टम से मास बाहर जा रहा है. यहाँ सिस्टम क्या है? कार्ट है. तो क्या लिखेंगे? माइनस dm/dt इक्वल टू म्यू. Find the acceleration velocity of the cart at the moment t. If at the initial moment t equal to 0, the cart with loaded sand had the mass m naught, total mass m naught, and its velocity was equal to 0. Initial velocity 0. तो किसी टाइम t बाद ये कार्ट मान लो यहाँ पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, इस पर फोर्स f है. तो इसके रेस्पेक्ट में सैंड दरअसल कैसे आ रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है. तो वर्टिकल डाउनवर्ड आ रही है इसके रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी भी तो वेलोसिटी v होगी. यानी इसका मतलब v रिलेटिव अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है? यहाँ 0 है. और हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? f वेक्टर इक्वल टू m dv वेक्टर बाई dt प्लस v रिलेटिव माइनस dm बाई dt. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, लेकिन ये फोर्स तो इधर की तरफ ही लग रहा है. m इंटू dv वेक्टर बाई dt आ जाएगा. f तो कांस्टेंट है, यहाँ से हम लोग इसको यूज करेंगे. तो माइनस dm इक्वल टू म्यू dt 0 to t डिवाइड बाई m नॉट टू m. तो माइनस m नॉट इक्वल टू म्यू t, यानी m इक्वल टू m नॉट माइनस म्यू t. इस m को यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे. लिख लो, फिर सॉल्व करता हूँ मैं. भाई यहाँ तक समझ में आया? हाँ, बात समझ में आई? यस सर. सर हाँ, सर इसको जैसे हम लोग ने बाकी वो स्टार्टिंग से करने जैसे करते हैं ना फोर्स के साथ, सर तो कौन सा फोर्स लगेगा वो सैंड में? बेसिक से करेंगे, उससे करेंगे. तो इसको हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स आ ही नहीं रहा यहाँ. तो तभी तो इसको ये कहाँ लग रहा है? तभी तो थ्रस्ट कहाँ लग रहा है इसको? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जा रही है. तभी तो ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है? थ्रस्ट फोर्स क्या हो जा रहा है? यहाँ 0 हो जा रहा है. आई बात समझ में? यस सर. क्योंकि सैंड क्या हो रहा है? इसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल आ रही है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सैंड की वेलोसिटी भी क्या हो जा रही है? यहाँ v हो जा रही है हॉरिजॉन्टल में. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जा रही है? इसके 0 हो जा रही है. इसलिए इस पर इस सैंड जब छोड़ इसको निकल के बाहर आ रहा है सैंड इससे, तो उस केस में इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट ही नहीं कर रहा है वो. ये मतलब हुआ. ठीक है, लिख लिया? हो गया सर.
तो रखो इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, एफ इक्वल टू एम नॉट म्यू टी, ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी। तो हमारे पास आ गया डी टी, ये हो गया एफ बाई एम नॉट माइनस म्यू टी, और ये जाएगा डी वी, तो हो गया 0 टू वी, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू टी। तो क्या हो जाएगा, इंडिकेट करते हैं, तो हो जाएगा -1/μ, ये तो एफ रहेगा यहाँ, और ये एम नॉट माइनस म्यू टी 0 टू टी इक्वल टू वी, तो v इक्वल टू -f/μ, और ये ln m नॉट माइनस म्यू टी बाई एम नॉट, ये आ जाएगा, या माइनस को अंदर लेंगे तो f/μ हो जाएगा ln m नॉट बाई m नॉट माइनस म्यू टी, ये आंसर है ना। और एक्सेलरेशन में नहीं मिल जाएगा अपने को, एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dv बाई डी टी इक्वल टू f/μ, है ना। तो आप एक काम करते हैं ना, पहले इसको v इक्वल टू f/μ ln m नॉट माइनस ln m नॉट माइनस म्यू टी, डिफरेंशिएट कर दो, तो dv बाई डी टी इक्वल टू f/μ, ये तो 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा माइनस म्यू बाई एम नॉट माइनस म्यू टी। तुम्हारे पास आ गया डी वी बाई डी टी, जो कि एक्सेलरेशन हो गया इसका, और ये हो जाएगा एफ बाई एम नॉट माइनस म्यू टी, यही आंसर है। समझ में आया? Yes, sir. तो ये वापस से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो जैसे समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा चीज़ है नहीं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो एक आइडिया आपको लगी है कैसे करना होता है। प्रॉब्लम नंबर 16 भी बतानी है, बता देते हैं। चलो बताता हूँ फिर।
लिख लिया क्या? लिख लेना। प्रॉब्लम नंबर 16. If the chain is lowered at constant speed, determine the normal reaction exerted on the floor as a function of time. The chain has a mass of 80 kg in total length of this. तो ये कह रहा है कि द चेन को कांस्टेंट स्पीड से नीचे किया जा रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, किस इंस्टेंट पर ये सिचुएशन है, मान लो यानी ये नीचे, मान लो y नीचे आया, तो इधर कितना चला, ये y चला। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अब देखो ये तो पार्ट अगर जा रहा है तो ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जा रही है, क्योंकि डेल्टा एम मास अगर यहाँ आया तो आप देखो डेल्टा एम टकराने के पहले उसकी वेलोसिटी क्या दिया है, यहाँ v इक्वल टू दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड है। बाद में उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ है, देखो है ही नहीं है, वर्टिकल में जीरो हो गई, इसका मतलब टकराने के बाद। तो कह रहा है द चेन हैज अ मास दिस केजी एंड टोटल लेंथ है, तो डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर। तो यहाँ इस y के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल तो होगा ही, साथ में ये जो डेल्टा एम मास हमने लिया तो इसकी वजह से एक इम्पल्स लग रहा होगा इसको, एन डेल्टा टी। तो एन डेल्टा टी इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा एम इंटू वी ना, तो ये हमारे पास आ गया v डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें सिस्टम क्या है, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है ये एक तरह से ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सिस्टम अगर मैं मानता हूँ कौन सा, ये वाला पार्ट को, तो मास इसमें क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो लीनियर मास डेंसिटी यहाँ क्या है, m बाई एल इंटू वाई करेंगे तो ये इसका क्या हो गया, है ना, सॉरी ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है ना। तो यहाँ आप यहाँ देखो कि y की अगर मैं बात करूँ तो y क्या है, दरअसल ये v इंटू टी तो है, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा इधर, है ना। तो इसका मास क्या लिखोगे आप लिखोगे m बाई एल इंटू वाई, ये क्या हो गया, m बाई एल इंटू वाई, ये मास हो गया, है ना, ये क्या हो गया, मास हो गया किसका, ये जो चेन यहाँ है इस इतना पार्ट का मास ये हो गया, ठीक, इंटू जी कर दो। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ n प्लस एम इंटू जी ये फोर्स होगा, तो v डी एम बाई डी टी प्लस एम जी बाई एल इंटू वाई। लेकिन डी एम बाई डी टी क्या है, तो वो कहाँ से लाएंगे हम लोग डी एम बाई डी टी को, तो डेल टाइम मतलब क्या लिखोगे, डी वाई इंटू लेमड़ा ना, ये डी वाई इंटू लेमड़ा, ये डी एम हुआ ना, और इसको डी वाई बाई डी टी कर दो तो क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, और डी वाई बाई डी टी क्या है, यहाँ वाई है, सॉरी वी है, तो वी लेमड़ा इक्वल टू डी एम बाई डी टी, तो यहाँ रख दो। तो ये इतना नॉर्मल लग रहा है यहाँ, तो एक तो इसकी वजह से था, और एक ये एन डैश है ना, ये क्या एक्चुअली में ये एन डैश ही तो है, तो रख दो इसको, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर लेमड़ा प्लस एम जी एल इंटू वाई, वाई को क्या लिखेंगे हम लोग, वी इंटू टी लिखेंगे ना। तो एज अ फंक्शन ऑफ आ गया है, ऐसा क्या होगा हमारे पास, फंक्शन आ गया इसका, नहीं आ रहा है क्या आंसर, देखो
हम्म, और थ्रस्ट फोर्स ये आ रहा है। रखो तो वैल्यूज रखो, सॉल्व करो क्या आ रहा है, लिख लो इसको। समझ में आ गया होगा, नहीं आया क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ? हाँ अरे भाई समझ में आया? हाँ या ना कुछ तो बोलोगे यार। लिख लो तो। क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा m/l v² प्लस mg/l vt। m की वैल्यू कितना दिया है इसने? 80। ये 1.2 का होल स्क्वायर बाई एल 6 प्लस 80 इंटू जी कितना है लिया यहाँ? जी कितना ले रहा है? जी 10 ही ले रहा होगा और क्या, बाई 6 इंटू 1.2 इंटू टी। सॉल्व करो तो कितना रहा है? 80 इंटू 1.2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2, यानी 160 इंटू टी आ रहा है। गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने कहीं? हाँ इसीलिए ऊपर गड़बड़ किया हुआ है, इसने जी से मल्टीप्लाई किया ही नहीं इसको, ठीक है ना? ये हमारा सही है, 10 हटा मल्टीप्लाई कर लो। कॉमन तो फिर तो 80 इंटू ये हो गया, सॉरी तो कितना हो जाएगा ये? 8 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 160 इंटू टी, तो कितना हो रहा भाई ये? 96 हाँ का डबल 192 प्लस 10 ये आना चाहिए। हाँ बोलो। सर वो 0.2 है। हाँ
वो अरे वो 0.2 0.2 से कटेगा ना। हाँ कौन सा वाला जीरो कह रहे हैं? नहीं 0.2 तो है, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने उसको। अच्छा अच्छा, यहाँ 1.2, हाँ यहाँ 0.2 है ना इसमें, तो ये आ जाएगा पॉइंट। लेकिन ये 160 इंटू टी होगा यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर मालूम है उसने 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, वहाँ देखो। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, मेरे कहने का मतलब ये है। कर लोगे अब? हाँ सर। चलो फिर आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशन मोशन करेंगे, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर, बाय सर। ओके बाय बाय। और होमवर्क कर लो यार, हाँ इसका पार्ट 2 भी कर लो, और इसका एक्सरसाइज 3 भी कर लो, सेंटर मास का, और डिस्कस कर लूँगा मैं।